हाय एवरीवन। नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, आदाब। और आप सभी का स्वागत है BIFF लेट्स टॉक में। और सबसे पहले मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ। आई रियली अपोलोजाइज गाइज, क्योंकि जो स्ट्रीम 6 o'clock पे स्टार्ट होना था बट सम हाउ 6:20 पे स्टार्ट कर पाए, सॉरी 6:25 पे स्टार्ट कर पाए। और तो आई रियली अपोलोजाइज। 15-20 मिनट हम टेक्निकल एरर की वजह से थोड़ा सा डिले हो गए। सो आई जस्ट ट्राई टू मेक इट अप। मैं हूं सौरभ, और आज BIFF लेट्स टॉक का होस्ट मैं ही हूं। तो आज सबसे पहले अपने गेस्ट और आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू से कि आज का दिन बहुत खास है, बिकॉज बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए ये बहुत स्पेशल डे है आज। क्योंकि आज हमारे को फाउंडर्स हैं, जो हमारे फाउंडर्स हैं आज वो आ रहे हैं मंच पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन फाउंडर्स की फिल्म दास कैपिटल एज ए लीड जस्ट रिलीज हुई है। तो आज हम फिल्म के बारे में बात करेंगे, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात करेंगे, और जानेंगे कि फिल्म का सफर और जिंदगी का सफर कैसा चल रहा है, और क्या क्या नई नई बातें हम उनसे सीख सकते हैं, हम उस बारे में बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू से वन मोर थिंग, कि हमारे जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, यंग फिल्म मेकर्स हैं, शॉर्ट फिल्म मेकर्स हैं, वो ये ध्यान रखें कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की एक्सटेंडेड डेडलाइन इज 10th of December। तो 10 दिसंबर से पहले आप अपनी फिल्म हमें भेज सकते हैं। जस्ट मेक श्योर कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में फिल्म भेज रहे हैं तो जस्ट ऐड द सबटाइटल्स। सबटाइटल्स के बिना फिल्म डिस्क्वालीफाई हो सकती है। आई जस्ट वांट टू रिमाइंड दैट। तो आगे बढ़ने से पहले आई जस्ट वांट टू इंट्रोड्यूस समवन, मेरी को होस्ट। और हमारी इस बॉलीवुड यात्रा में एक हमारी को होस्ट हैं जिनको हम इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आई जस्ट वांट टू वेलकम हर, शेफाली। सो मच सौरभ। और नमस्कार सभी को मेरा। आगे नमस्ते। जाने से पहले मैं आपको हाँ आगे जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि दास कैपिटल को लेके यशपाल शर्मा सर और टीम आ रही है। अपहरण, राजनीति, बहुत सारी फिल्में करने के बाद अब हमारे मंच पे दास कैपिटल को लेके यशपाल सर आ रहे हैं, तो हम उनको बुलाते हैं। सबसे पहले उनका स्वागत है। जी जी जी, बिल्कुल। बिना किसी देर जी जी। बिग राउंड ऑफ अप्लॉज थैंक यू। सर। थैंक यू वेरी मच। लेकिन शेफाली, मैंने राजनीति नहीं की कभी और ना ही मैं करूंगा। मैं राजनीति जी जी करता जी, ही सॉरी नहीं हूँ। सर। जी जी जी। हाँ, नहीं नहीं, कोई बात नहीं। प्रकाश झा की फिल्में हैं तो इसलिए शायद गंगा जल अपहरण और जी आरक्षण की हैं उनके साथ, बाकी तो बाकी लोगों के साथ। थैंक यू वेरी मच जी। एंड बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। एंड आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं हमारे एक बहुत ही संत रूपी और पिता तुल्य राजन कोठारी जी, जो हमेशा हमारे एक आदर सम्मान योग्य रहे हैं और जिनके साथ काम करके हम अपने आप को बहुत ही अतिशयोक्ति नहीं बोल रहा हूं, लेकिन सच में उनके साथ करके, उनका काम करके जितना आनंद आया है, और जितना आर्टिस्ट के अलावा एज ह्यूमन बीइंग वो जैसे थे, वो एक मुखी थे, जो बोलते थे वही करते थे। दोगलापन या कभी भी उस दूसरी तरीके की चीजें, कर्म में विश्वास रखते थे। तो आज हम उनको याद करने के लिए इकट्ठा हुए हैं और उनकी यादों के संस्मरण के साथ साथ हम हमारी पूरी टीम की यादों को भी सहेजेंगे, जिसमें आप दोनों के हाथ में है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। जी सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। सबसे पहले तो सर मैं ये बता दूं, रियली बिग फैन ऑफ योर्स। आपका एक तो मतलब थैंक यू सो अभिनय मच। बहुत कमाल का है, और बहुत समय से मैं ये मौका ढूंढ रहा था कि आपसे फेस टू फेस बात हो पाए, बट आज हो गई, आज मौका मिल गया। तो जस्ट वांट टू से बहुत कमाल के एक्टर हैं थैंक सर। यू सो मच। और आप बहुत शुक्रिया कम काम शुक्रिया। क्यों करते हैं? मतलब आपको थोड़ा ज्यादा काम करना चाहिए। फिर आप ये बात नहीं बोलते जी सर। कि मैं आपका फैन हूँ। बिल्कुल सर, फिर मैंने इसे क्वांटिटी क्वांटिटी होती, फिर क्वालिटी शायद नहीं होती। एग्जैक्टली, ये भी तो बात मैं अपने काम में रहता हूँ, पता नहीं क्यों मेरे साथ वो नहीं होता है कि आज यहाँ कर लो, कल वहां कर लो, भागम भाग भागम भाग। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई बहुत बहुत बड़ी वो बात है। मैं अपना, पता नहीं क्यों हर आदमी की अपनी स्पीड होती है, मेरी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है। है। जी मैं नहीं भाग पाता इतना धड़ 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 धड़।
और कितना पैसा कमाना है, कितना करना है, क्या इसलिए कमाना है जब सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी। तो इसलिए तो सेटिस्फेक्शन वाले काम ज्यादा करता हूं मैं। एक आध बीच में ट्यूबलाइट या राउडी राठौड़ या अभी आ रही है बंटी बबली या ऐसे कुछ कर लेता हूँ बीच बीच में, ताकि लोग ये भूल ना जाए कि भाई भाई ऐसा व्यक्ति कोई था या कोरोना में चला गया। नहीं सर। बस इसीलिए, और कोई बात नहीं। लेकिन कम काम करना में ज्यादा संतुष्टि रहती है, क्योंकि आप कंसंट्रेट ज्यादा कर पाते हो। जी 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 सर, यू आर रियली इंस्पिरेशन। मतलब अभी और काफी अभी आपकी हम लोगों ने वेब सीरीज अभी जो रिसेंट में भी आई है, सो वाज टू गुड। तो बहुत अच्छा लगा आपसे। या तो शेफाली, हम नेक्स्ट हमारी स्टारकास्ट हैं प्रतिभा जी, हम सर उनको भी इनवाइट करते हैं, उनको बुलाते हैं। हाँ जी जी, उनका स्वागत करते हैं। तो बीएफएफ के मंच पे मैम आपका स्वागत है। थैंक यू। तो एक हाथ में मोबाइल है। यस सर। तो कैसा लग रहा है मैम, आज आप फाउंडर हैं इस मंच की और आज आप पब्लिक से रूबरू हो रही हैं, वो भी सर के साथ, तो कैसा लग रहा है? आप अच्छा लग रहा है एक्चुअली, अपने ही क्रिएट की हुई चीज पे मतलब खुद ही मतलब गेस्ट बन के आना, इट इज सो ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। जी, तो मैम सबसे जैसे आपने और सर ने, सबसे जो खास बात है, मैं चाहता हूँ सब लोगों को पता चले कि आप लोग फिल्म में भी हस्बैंड वाइफ हैं, रियल में भी हस्बैंड वाइफ हैं। तो कैसा, मतलब दास कैपिटल का कैसा सफर रहा है एज ए आर्टिस्ट, दोनों को साथ में काम करने में? मतलब ये है कि घर में जो चीजें होती हैं वो सेट पे भी होती हैं क्या? मतलब ये सारे लोग जानना चाहते हैं। नहीं, वो कैरेक्टर एकदम डिफरेंट है। वैसे मैं नहीं हूँ सूची, मैं अपने अंदर एक सूची खोजी मैंने, पर मैं वैसे नहीं हूँ। पेट्रियाटिक प्रथा को मानने वाली मैं नहीं हूँ, और मैं उसमें भले ही पली बड़ी हूँ, उस पद्धति में मैं पली बड़ी हूँ, उसके संस्कार मुझ में है, लेकिन मैं उन चीजों से रिवोल्ट करती हूँ, और मैं उस तरह की बीवी नहीं हूँ आज्ञाकारी। मैं अपने विचार रखती हूँ। तो उस वजह से हमारी थोड़ी बहुत टसल्स होती है, आवाज नहीं है। लेकिन ये है कि यशपाल जी इज वेरी दिस थिंग, वेरी गुड एक्टर एंड गुड ह्यूमन बीइंग आल्सो। सो मुझे आज तक उन्होंने कभी किसी चीज के लिए नहीं रोका, और ना ये कहा कि तुम ये मत करो या ये करो या इस तरह से। वो भी जानते हैं कि आई एम ऑल्सो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ग्रेजुएट, और मैं एक अच्छी संस्थान से ताल्लुक रखती हूँ और अच्छे मतलब काम करूंगी, ये उनको कॉन्फिडेंस है, और इसलिए वो मुझे कभी किसी भी बारे में नहीं रोकते। अच्छा मैम, एक क्वेश्चन, कैरेक्टर इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। जी, कैरेक्टर है और हम लोग अलग है। जी, अच्छा मैम, एक क्वेश्चन, हाँ जी, मैं एक क्वेश्चन है मेरा कि जब सूची आप कर रहे हैं तो मेरे ही ऑडियो गड़बड़ है या आप लोगों का भी गड़बड़ है? सर ऑडियो सिर्फ मुझे ही नहीं सुनाई दे रहा, गड़बड़ चल रहा है। सही है आप सर, मे बी शायद कनेक्टिविटी में इश्यूज हो कुछ। नहीं, अभी ठीक हुआ है, ठीक हुआ। ओके फाइन, चला गया था। ओके, विजुअल भी चला गया था। जी 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 जी। अच्छा मैम, जब आप सूची कर रहे थे तो आपको प्रतिभा जी से निकल कर सूची में जाने में क्या क्या मतलब प्रयास क्या क्या रहे, क्या कैसा रहा वो? मैं एक ट्रेंड एक्टर हूँ, इसलिए मेरे को ऐसा कोई प्रयास नहीं करना पड़ता है किसी कैरेक्टर को निभाने के लिए। वो एक मैं जैसे स्क्रिप्ट के पीछे लगती हूँ और स्क्रिप्ट फॉलो करती हूँ, और स्क्रिप्ट को मतलब मेरे लिए स्क्रिप्ट ही भगवान बन जाता है उस वक्त, और फिर उसको फॉलो करती हूँ। फिर मेरे डायरेक्टर जो कहते हैं मुझे वो फॉलो करती हूँ, और एज ए डायरेक्टर राजेंद्र जी और दयाल जी बहुत साउंड डायरेक्टर्स है ये लोग, और उनका बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं कि आज और कल का एक्सपीरियंस है, ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है उनका। तो उनको अपने एक्टर्स को कैरेक्टर समझाने के लिए ऐसी कोई मतलब
खास पाठशाला नहीं लगानी पड़ती, क्योंकि हम दोनों ही मतलब ट्रेंड एक्टर्स थे, तो उनके लिए भी आसान रहा हमारे साथ काम करना। जी जी जी। अच्छा मैम, आगे बढ़ने से पहले हाँ मेरा एक जी छोटा सा सौरभ, क्वेश्चन है कि सेट पे मैम कैसा, जब आपको पहली बार पता लगा कि आप और यशपाल सर एक साथ काम कर रहे हैं, तो आप दोनों का फर्स्ट रिएक्शन क्या था कि अरे बाप रे, आप मतलब बहुत कंफर्ट जोन में थे कि चलो अच्छा है कि अब हम बाहर भी एक साथ काम करेंगे, दैट वुड बी मोर कंफर्टेबल, या फिर ऐसा था कि थोड़ा सा ये हो गया था बिकॉज अचानक से, मुझे लगता है कास्टिंग कैसे, सर कास्टिंग प्रोसेस में कैसे एकदम से आया कि आप दोनों को कास्ट करते हैं? नहीं, और एक्चुअली कास्टिंग में तो काफी बड़े बड़े नाम ये लोगों के पास थे, सीमा विश्वास और नंदिता दास, और फिर जब राजन जी कंफर्म थे मेरे कास्टिंग के बारे में। जी जी। राजन जी जब घर पे आए और उन्होंने कहा कि यशपाल जी बात कर रहे थे उनसे कास्टिंग के बारे में, सूची की कास्टिंग के बारे में, तो उन्होंने बिल्कुल फर्मली कहा कि सूची के लिए प्रतिभा जी विल बी द बेस्ट कास्ट, और प्रतिभा जी के अलावा कोई नहीं करेगा। तो हम लोग पहले तो नाटक में करते ही थे काम साथ में। जी जी जी, मैंने देखा है दो चार नाटक साथ में आप लोगों ने, जी एनएसडी में कई प्लेज आप लोगों ने साथ में करे हैं, सर ने और आप हैं हमने जी। और तो सर आप सरप्राइजिंग नहीं था, बट हाँ अच्छा था कि मतलब यशपाल इज माय को एक्टर। आपको सर कैसा लगा जब ये हुआ कि अब अपनी वाइफ के साथ सेट पे, एंड तो ये एक ब्लेसिंग था, एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा आपका काफी कि? बिल्कुल, देखो काफी सारी चीजें, क्योंकि मैं एज एन एक्ट्रेस इसको बहुत सालों से जानता ही था, और दूसरी बात ये थी कि हम घर पे बैठ के भी, गाड़ी में भी, कहीं भी रिहर्सल कर सकते हैं, जो कि और कहीं पॉसिबल नहीं था। और दूसरा, इसमें और डेप्थ आ सकती है, हम डिस्कशन कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, और हम एक दूसरे को टोक भी सकते हैं कि नहीं यार ये ठीक नहीं हो रहा यार, दोबारा करते हैं, या इस तरीके से। और हुआ भी, काफी जगह पर हुआ भी। लेकिन कुल मिला के यही था कि पहले मैं संशय में था कि मैं अपने मुंह से बोलूंगा कि प्रतिभा करे तो कहीं नेपोटिज्म का नाम ना दे दे कोई, कि अपने ही रिश्तेदारों को या अपने ही प्यारों को। तो लेकिन जैसे ही राजन जी ने बोला, सो देन आई वाज सो हैप्पी कि यस राइट, ये बहुत अच्छा डिसीजन है। और मुझे भी लगता है, क्योंकि नाम बड़ा होने से नहीं कुछ होता है, काम भी बड़ा होना जरूरी है। तो हम एक हिल जाए, हमारा सेट हिल जाए, कोई स्टार आ गया, फिर उसी के बारे में लगे रहें, अरे इनको खाना दिया कि नहीं, अरे इनको एसी में रखो, अरे इनको बाहर। तो इससे अच्छा हम सबसे मुक्त हो गए, और मुक्त होकर के बहुत अच्छे से तसल्ली से काम किया, प्रतीक की शेड्यूलिंग के अंडर में रह करके, और बड़ा मजा आया। दयाल जी और राजन जी दोनों होते थे और बहुत ही कोऑपरेट किया, रियली एक मतलब क्रिएटिविटी, इतने क्लियर थे अपने काम के अंदर। एक तो स्क्रिप्ट कमाल की लिखी हुई, शैवाल जी भी साथ में ही थे। जी जी, इतने क्लियर होते थे कि कोई भी चीज, एक भी शब्द इधर से उधर करना होता था तो पूछ करके करते थे, और वो बकायदा वो थे। मैं बहुत इम्प्रोवाइज करता हूँ फिल्मों में, बहुत इम्प्रोवाइज करता हूँ, लेकिन इस फिल्म के अंदर जैसी लिखी हुई थी, मेरे ख्याल से 98% वैसी की है हम लोगों ने, शायद 100%। तो बहुत ही कमाल का एक लिखा हुआ था, तो बड़ा मजा आया, अच्छा लगा। को एक्टर्स के साथ भी, प्रतिभा के साथ भी, सबके साथ। हमारे बच्चे भी साथ में ही रहते थे, क्योंकि उनको कहाँ छोड़ते। अच्छा, दोनों बच्चे हैं हमारे दास कैपिटल में 2 बेटे हैं। दास कैपिटल में अगर वही दोनों वो भी रोल कर लेते, हाँ, तो फिर एक छत्र राज्य हो जाता। लेकिन नहीं, हमने बहुत प्यारे बच्चे थे वो दोनों, जो दोनों ने किया, बहुत ही अच्छा काम किया। जी सर, हमने कभी इच्छा भी नहीं जताई। जी 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 सर, इसके जो लेखक हैं शैवाल जी, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा उनके बारे में भी बताएं कि शैवाल जी के बारे में उनका क्या मतलब, क्या सोच के दास कैपिटल को अप्रोच किया? आपको क्या लगता है कि क्या सोच के इस कहानी पे, आपको क्या इस कहानी में सबसे मतलब ऐसा लगा कि मुझे ये करना ही चाहिए, ये मैं करूंगा? क्या वजह थी दास कैपिटल को?
देखिए, एक एक्टर को जब जब मैं थिएटर कर रहा था तो मेरे पास भरमार थी नाटकों की, खूब सारे रोल थे, मेन रोल आइंस्टाइन का, बड़े ने खेले छोटे खेल, ये वो बहुत सारे नाटकों में लीड रोल करके आया था मैं, और मैं बड़ा तड़प रहा था कि फिल्मों में लीड रोल क्यों नहीं मिल रहे हैं। और जैसे ही ये स्क्रिप्ट पढ़ी और मुझे लगा कि पुरुषोत्तम राम मुझे करना है नाजिर, और उन्होंने, मतलब मेरे ख्याल से पढ़ते ही एक ही झटके में पढ़ गया, एक ही लो में। मैं जलगांव जा रहा था और रास्ते में नासिक या पता नहीं कहीं पहुंचा था, तो मैंने कंप्लीट की थी, मैंने वहीं से फोन किया कि लेट अस डू दैट दिस फिल्म, एंड मैं उसी दिन से फिर तैयार हो गया, और मैंने बहुत सारी चीजें कैंसिल की अपने बाद में, और बहुत रूटीन कैंसिल किया, रूटीन चेंज किया, पीने का, खाने का, सब चीजों का रूटीन चेंज करके, डाइटिंग वगैरह ए टू जेड चीजें अपने आप को थोड़ा चेंज करने की कोशिश, टैन होने की, फिर टैन ज्यादा नहीं हो पाया तो फिर कलर मैंने चेंज किया, अपने मेकअप के जरिए थोड़ा डार्क किया, और उस तरीके से काम हुआ जो मैं पर्सनली अपने बारे में बोल सकता हूं। क्योंकि शैवाल जी को मैं उनको जानता था, दामुल और मृत्युदंड जिसने लिखी हो, वो कोई ऐसा वैसा शख्सियत नहीं हो सकती। तो उनकी उस पर खरा उतरना, उनकी कसौटी पर खरा उतरना बहुत जरूरी था कि हम उसमें कहीं ऐसा ना हो जाए कि यार फिल्म का भट्ठा बैठ गया। देखो, हिट फ्लॉप तो ठग्स ऑफ हिंदुस्तान भी फ्लॉप हो सकती है, तो इसलिए कोई भी फ्लॉप हिट हो सकता है, लेकिन फिल्म अच्छी बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो कि हमने किया, जो हम लोगों से ये तैयार हुआ है सब मिलजुल करके। तो शैवाल जी ने ये फिल्म लिखी, इसके बाद भी एक और फिल्म लिखी है जो मैं चाह रहा था करना। मैं उसके गांव भी गया था, बिहार में गया है जगह, गया में मैं गया था, उनके घर भी, उनसे मीटिंग भी करके आया था, उनसे वो कहानी भी और वो स्क्रिप्ट भी ली थी मैंने। उनकी लेखनी में एक कमाल का कटाक्ष होता है, राजनीति को लेकर, रिश्तों को लेकर, और एक पंचेस होते हैं, और पंचेस भी कोई चीप टाइप के नहीं होते हैं जैसे हम किसी को हंसाने के लिए या वो कर दें, नहीं। मतलब ऐसे ऐसे मुहावरे हैं कि कौआ नकबेसरी ले गया, देखो कल मिनिस्टर का दौरा है और यहाँ लौंडा नाच हो रहा है, पता नहीं कैसे कैसे अजीब से, और देखो हाथ की मेहंदी है कि छूट ही नहीं रही है। इस तरीके की जो चीजें हैं, एक के बाद एक हर सीन में, हर जगह पे उन्होंने यूज की हैं, जो कि इस लैंग्वेज को, इस भाषा को, इस स्क्रीन प्ले को, इस डायलॉग्स को इतना स्ट्रॉन्ग बनाती है ना, कि उनका जवाब नहीं है रियली। वो आज तक मुझे थोड़ा सा वो हो रहा है कि इंडस्ट्री ने उनको अच्छे से यूज नहीं किया है, और मेरे ख्याल से यूज करके छोड़ दिया है किसी ने, और ऐसा लगता है कि सही टाइम पे जब उनकी इस वक्त जरूरत है, और सारे टैलेंट और सब तरह की चीजें आज ओटीटी पे तो आ गए हैं, तो मुझे लगता है उनकी एक दूसरी पारी शुरू होने वाली है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि उनके साथ मेरी भी बड़ी इच्छा है काम करने की, मैं अपने एक दो कामों से निवृत्त हो जाऊं तो बिल्कुल, लेकिन बहुत ध्यान का काम है, तो हम लोग सोच रहे हैं, देखते हैं, क्योंकि प्रतिभा भी एक दो फिल्मों के बारे में जो सोच रही है, उसके भी उनकी हेल्प लेने की बहुत ऐसा लग रहा है, कुछ और भी बहुत सारी चीजें हैं लाइन में। तो शैवाल जी का तो जवाब नहीं। जब बीज स्ट्रॉन्ग हो, हेल्दी हो ना, बीज हेल्दी हो तो पेड़ जो है वो अच्छा बनता है, अगर जड़ ही स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो। अच्छा प्रतिभा जी, एक सवाल है जी। प्रतिभा जी, एक सवाल है कि आप सिंगर भी हैं, हमें ऐसा पता चला है, तो आप उसके बारे में हमें कुछ बताएं। अरे सिंगर भी है, ये ऑलराउंडर है ये। जी सर, राइटर ये है, एक्ट्रेस ये है, डांसर ये है, राइटर ये है, सिंगर ये है, डायरेक्टर, और क्या रह गया अभी बताओ, और बहुत कुछ भी छोड़ा तो नहीं। हाँ एक्चुअली हाँ, मैं सिंगिंग तो बचपन से करती थी, मैं फेमस ही सिंगिंग से हुई थी अपने, मतलब जो अपना गली में होते हैं ना, गली वाले भिड़ू तो वहां से मैं एज ए सिंगर ही मैं फर्स्ट, मतलब मुझे जो भी फोकस मिला, लाइमलाइट मिला, वो एज ए सिंगर ही मिला था। फिर मेरी माँ जैसे लता मंगेशकर को सुनती थी तो मुझे मतलब ऐसी चुभ होती रहती थी,
तुम भी सिंगर बनो ना, तुम भी कुछ ऐसा कुछ करो तुम। तो मैं बोलती थी मम्मी यार इतना बड़ा देहात में कोई ऐसा स्कूल नहीं है जहाँ पे मैं पढ़ूं कि क्या होता है म्यूजिक, क्या क ख ग मुझे पता नहीं था म्यूजिक का भी। तो जैसे ही मतलब हम लोग जलगांव में आए तो मेरा तो यही था कि मैं नाटक करूंगी, तो वो सिंगिंग विंगिंग सब पीछे रह गया। फिर धीरे धीरे वापस एनएसडी जैसे मैंने खत्म किया तो फिर मैंने सीखा, एक दो गुरुओं से सीखा, क्लासिकल सिंगिंग सीखा और गाती थी। फिर मैं थोड़ा थोड़ा अच्छा गा लेती थी। संगीत के लिए मतलब मैंने राजन जी को भी ऐसे कुछ बताया होगा कभी, तो राजन जी के वो ध्यान में था। तो मैं जैसे स्टूडियो में एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि ये गाओ। मैंने कहा अरे सर कैसे, मतलब हम गाओ ये। फिर उन्होंने मुझे गवाया और मतलब बहुत सहजता से हो गया, वो इतना पॉजिटिव ही ओके हो गया मतलब। फिर उन्होंने बोला कि अभी ये स्टूडियो में अभी ये हो गया है, अभी आप इसको अमोद जी के साथ एक बार फिक्स कर लीजिए और वो ठीक से एक बार गई। तो बहुत ही पसंद आया उनको। अच्छा सर, आप दोनों से एक छोटा सा सवाल है मेरा। जी जी जी। मेरा सवाल ये है कि थिएटर की कितनी चीजें आप आज यूज करते हैं या वहां से सीखा हुआ अभी भी कहीं ना कहीं यूज होता है, उसके बारे में थोड़ा सा सब जानना चाहते हैं। प्रतिभा। थोड़ा नहीं, सारा ही यूज होता है। थोड़ा क्यों जी। सारा जो एजुकेशन है वो इतना इम्पोर्टेंट है, जो आपकी नींव रखी गई है वो इतनी सख्त और मजबूत है कि वो सब कुछ ही यूज होता है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो हमें ऐसा लगता है कि ये स्पेयर गया, ये टाइम वेस्ट हुआ, ऐसा कोई भी चीज नहीं है। मतलब थिएटर में जो भी हमने सीखा है, जो भी हमने अपने आप को तैयार किया है, जो ये मजबूती से आज हम लोग खड़े हो जाते हैं और कोई रोल आए तो कभी भी ऐसा नहीं लगता कि अरे ये मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी कोई 11th आवर को ऐसी सिचुएशन आ जाए तो हम हैंडल कर लेते हैं, आसानी से हैंडल कर लेते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती कभी किसी चीज में, क्योंकि वो ट्रेनिंग है ना, उसके पीछे ट्रेनिंग है। बिल्कुल। तो आगे चलते हैं और सर को जी शिफाली, दयाल सर हमारे बीच आ चुके हैं। हम दयाल सर को इनवाइट करते हैं। ओके जी, स्वागत है सर आपका। दयाल सर दयाल जी नमस्कार। नमस्ते यशपाल जी, है आपका। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। नमस्ते। बड़े दिनों के बाद काफी दिन आ गए, लेकिन सर मौका ऐसा है जहां हमारे साथी हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। सही बात है। पर वो जहां भी है सर, पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है सब ठीक हो गए, अच्छे होंगे, खुश होंगे। नहीं, वो बिल्कुल हमारा शो देख रहे होंगे जहां भी होंगे। बिल्कुल। और उन्हीं की बनाई हुई जो ये दुनिया है दास कैपिटल, उसी को हम उजागर कर रहे हैं और जी उन्हीं की चीजों को हम आगे ले जा रहे हैं। आई होप उनको जरूर अच्छा लग रहा होगा जहां पर भी होंगे। जी सर, इससे बड़ी बात जी सर मैं कह रहा हूँ, इससे बड़ी बात तो किसी डायरेक्टर की जिंदगी में हो ही नहीं सकती, जब उनके बनाए हुए कैरेक्टर्स, उनकी बनाई हुई दुनिया उसके सामने पर्दे पे आ जाएं और उसके सामने जिए। इससे बड़ी बात किसी डायरेक्टर के लिए तो हो ही नहीं सकती। और हमारे बीच प्रतीक में उनकी जान अटकी थी, मुझे अच्छे से याद है, पता है मुझे। बहुत प्यार करते हैं प्रतीक को, करते थे वो। तो उनकी जान, प्रतीक तो हमारे साथ ही है अभी। बिल्कुल है। तो हम तो उसी को ही उनका अनुगामी क्या बोलते हैं, बिल्कुल मान के ही चल रहे हैं। रियली बिल्कुल 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 सर, बिल्कुल। शेफाली, प्रतीक जी की बात हो रही है तो लेट्स इनवाइट प्रतीक जी को भी ले आते हैं। प्रतीक जी, अरे स्वागत। हेलो एवरीवन। हेलो दयाल सर, हेलो मैम, हेलो शेफाली। देखो सब लोग ताली बजा सकते हैं, मैं ताली नहीं बजा सकता क्योंकि मेरे एक हाथ में मोबाइल है। हाँ, मैं देख रहा हूँ सर।
सो प्रतीक सर कैसे हैं आप? हाउ आर यू? आई एम वेरी फाइन, बढ़िया हूँ मैं एकदम। ओके, दयाल सर मेरा दयाल सर मेरा आपसे एक छोटा सा ही सवाल था। आपका सर बहुत लंबा एज ए फिल्म मेकर एक जर्नी है, तो व्हाट इंस्पायर्स यू कि आपने दास कैपिटल को एक राजन सर के साथ मिल के स्टार्ट किया, एंड तो उसमें स्टोरी में क्या बहुत स्टोरी का जो रोल प्ले था वो बहुत ज्यादा था, या ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट था? जहाँ तक मुझे पता है राजन सर का एक वाज अ ड्रीम प्रोजेक्ट फॉर हिम, तो उसमें क्या खास बात है? एक डायरेक्टर की नजर से हम जानना चाहते हैं कि डायरेक्टर के नजरिए से उस स्टोरी में क्या था ऐसा। तो इसमें दो चीजें हैं। एक तो ये राजन सर के साथ हमने बहुत काम किया है, साथ में काम भी कर रहे थे। तो एक दिन राजन ने फोन किया मुझे और बोले कि मैं सुबह 6:30 बजे आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मुझे थोड़ा सा बड़ा अचरज सा लगा कि सुबह क्यों मिलना चाहते हैं। मैंने कहा ठीक है, हम लोग मिल लेंगे। मैं कहा ऊपर घर आ जाना। तो बोला घर नहीं, मैं विस्लिंग वुड्स जा रहा हूँ, मेरे क्लासेस भी होंगे, तो मैं घर के नीचे ही आपसे मिलूंगा। मैंने कहा ठीक है। तो 6:30 बजे शाम, क्योंकि राजन बहुत टाइम के बहुत पाबंद हैं, तो मुझे 6:30 बजे मिले, हाय हेलो हुई, और उसके बाद उन्होंने ये स्क्रिप्ट दी और उनका ये आप पढ़ो और मैं आपसे कल मिलता हूँ, और देख करके चले गए। मैंने कहा ठीक है। मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी, दूसरे दिन फिर वही 6:30 बजे आए सुबह, और मुझे कहा कि कैसी लगी स्क्रिप्ट? मैंने कहा स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है। बोला ये फिल्म मैं कर रहा हूँ और इसमें मेरे साथ आप भी करोगे। तो मुझे उस वक्त तो बिल्कुल ही, मैं इसके लिए प्रिपेयर्ड ही नहीं था, तैयारी नहीं था। तो मैं 1-2 सेकंड की खामोशी रही। मैं कहा मैं बिल्कुल आपके साथ करूंगा, और इस तरीके से ये प्रोजेक्ट मेरे पास आया। राजन सर ने मेरे को ये प्रोजेक्ट दिया मुझे। अब ये तो प्रोजेक्ट बनने की कहानी, अब अगर इसकी कहानी को देखें तो कहानी इतनी मार्मिक और इतनी सीधी है, इतनी सरल भाषा में लिखी गई है और इतनी खूबसूरत तरीके से लिखी गई है कि आपको पढ़ते ही बिलो द बेल्ट आपको हिट करके जाएगी। वो मुझे बहुत अच्छी लगी इस कहानी की सादगी। और सहवाल साहब के छोटी शॉर्ट स्टोरीज मैंने पढ़ी थी, उनके काम से थोड़ा सा वाकिफ था, बहुत ज्यादा तो नहीं था, लेकिन इसमें जो सादगी थी और इसमें जो एक ह्यूमन रिलेशंस की जो बात है, और एक हम कितने छोटे, एक गांव की कहानी, छोटे परिवार की कहानी, जिनसे जनरली फिल्म वाले बहुत ज्यादा वास्ता नहीं रखते, जिन परिवारों से, उनकी कहानी में इतनी बड़ी बात बोली जा रही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगी। बिल्कुल। तो वो उस पॉइंट ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया। और उसके बाद हम सहवाल साहब से मिले। फिर जब पता पड़ा, उसके बाद हमें पता पड़ा कि यशपाल सर ये रोल कर रहे हैं, प्रतिभा जी कर रही हैं जी। तो फिर तो कोई पूछना ही नहीं था। तो सर कैसी जर्नी आपने जब स्टार्ट किया कि अब यहाँ से शुरुआत करते हैं, तो दिमाग में क्या इमेज चल रही थी कि मतलब चीजें ऐसी होनी चाहिए? हालांकि स्क्रीन प्ले में काफी कुछ क्लियर होता है, बट फिर भी एक डायरेक्टर्स विजन भी होता है कि मैं इसको कुछ इस रूप में और दिखाऊं। तो ऐसा कुछ भी आप लोगों ने डिसाइड किया था कि हम इसको कैसे और मार्मिक या बना सकते हैं? जी। कैरेक्टर से ज्यादा जब ये बात आई कि ये फिल्म हमें यहीं बम्बई के नजदीक ही करेंगे, हम बिहार नहीं जा पाएंगे क्यों, कुछ लिमिटेशंस थी हमारे बजट और उसकी, तब थोड़ा सा वो हुआ था कि राजन हम कैसे करेंगे इसको, बिहार कैसे पैदा करेंगे हम यहाँ पे। और जब हम लोकेशन देखना हमने शुरू की, उसके अंदर जो राजन का तरीका था चीजों को देखने का, कि एक महाराष्ट्र के एक गांव में हमने बिहार हमें बनाना है, और हमारे पास बहुत ज्यादा साधन नहीं है, साधन मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने को नहीं है। उसको जिस तरीके से सोचा गया, वो इस फिल्म की बहुत बड़ी बात है। एक डायरेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़ी बात है। कैरेक्टर्स
को बहुत डिस्कस किया गया। यशपाल जी से रिहर्सल करते थे, प्रतिभा जी से रिहर्सल करते थे, सहवाल साहब के साथ बैठते थे, वो समझाते थे किस तरीके की लाइफ। बट बिहार को महाराष्ट्र के गांव में बनाना, ये और बिल्कुल हमारे पास रिसोर्सेस नहीं थे, तो चद्दर भी शायद घर से लानी पड़ी थी हमें, और लोटा भी घर से लाना पड़ा था। मैंने जो पूरी फिल्म में कपड़े पहने थे वो सारे राजन जी के थे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुझे अब ध्यान में प्रतीक बता पाएंगे कि हमारी फिल्म में आर्ट डायरेक्टर भी था कि नहीं था? नहीं, आर्ट डायरेक्टर था। आर्ट डायरेक्टर वाज देयर। कलकत्ता से, कलकत्ता के थे वो। हाँ, याद है। सोमनाथ कबीर दादा के असिस्टेंट जो थे हुआ करते थे, सोमनाथ, ही वाज आर्ट डायरेक्टर। हाँ जी, बिल्कुल। मैं उनके घर पे जाके मछली खा के आया था कलकत्ता में। अरे क्या बात है जी सर। फिल्म के गाने जो है वो बहुत बहुत सिंपल हैं और बहुत देसी म्यूजिक है, सुनने में बहुत अच्छा लगता है, तो उसकी कोई खास वजह? वो म्यूजिक डायरेक्टर ने जिस तरीके जो हमारी चीजों को समझा, राजन के ब्रीफ को समझा, और उन्होंने इस तरीके का म्यूजिक दिया जो बिल्कुल सूट करता था, वो बहुत अच्छा था। इसकी कोई म्यूजिक वजह तो ये नहीं थी, लेकिन जो चाहिए था वो हमें मिला। जी आपने भी शायद आप इस प्रोजेक्ट में अपने फादर को आपने असिस्ट भी किया है, एंड आई थिंक वो शायद 2012 और 7-8 साल पहले, आप और छोटे रहे होंगे उस समय, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था यशपाल सर आपके साथ, और जाने माने एक्टर्स और इतना परफेक्ट टीम का आपको जो एक्सपीरियंस मिला सीखने को, कैसा अनुभव था वो? मैं एक्सपीरियंस को एक्चुअली डिफाइन नहीं कर सकता। क्या होता है, जब हम फिल्म स्कूल में जाते हैं तो हर एक स्टूडेंट को एक डिप्लोमा फिल्म बनाने को मिलती है, उनकी जो ग्रेजुएशन फिल्म कहलाती है, जिसमें वो सब कुछ करते हैं, या पूरी फ्रॉम द इंसेप्शन टू द टू द मेकिंग, फाइनल मेकिंग ऑफ द फिल्म उसमें करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं वो प्रोसेस मेरा इसमें भी यही प्रोसेस, यही लर्निंग रही मेरी। मुझे पूरी फिल्म की जर्नी, राइट फ्रॉम प्री प्रोडक्शन से लेके अब रिलीज तक, किस तरह क्या क्या चीजें होती है, क्या चीजें वर्कआउट होती है, क्या चीजें किस तरह एग्जीक्यूट होती है प्रैक्टिकली, क्योंकि बहुत ही प्रैक्टिकल मीडियम है फिल्म मेकिंग। तो मुझे बहुत कुछ चीजें सीखने को मिली। और खैर यशपाल सर जो है वो तो एक तरह से मैं यही कहूँगा मेरे मेंटर भी है, बिकॉज मेरा जो पहला स्टेज शो था वो यशपाल जी के साथ था, और लिटरली उन्होंने मुझे हैंड होल्ड किया था उस परफॉर्मेंस में मेरे। तो मेरे लिए तो वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि यशपाल जी है, प्रतिभा जी के साथ में स्टेज पे काम कर चुका था, तो और जो बाकी सारे एक्टर्स थे उनसे बहुत कुछ एक्टिंग के बारे में सीखने मिला। इनफैक्ट मैंने एक्ट भी किया है फिल्म में, तो मुझे याद है कि कई बार यशपाल सर टिप्स देते थे कि ये सीन को इस तरह कर सकते हो, या क्लाइमैक्स वाले सीन में उन्होंने मेरी बहुत मदद की थी। मुझे याद है उन्होंने बताया था कि तुम इस तरह उसको पूरा डायनामिक बना सकते हो। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, और हर बार जब मैं फिल्म देखता हूँ तो भी मैं कुछ ना कुछ सीखता हूँ फिल्म में, क्योंकि मैं पोस्ट प्रोडक्शन से भी जुड़ा था। अभी जब हम ट्रेलर बना रहे थे, सबटाइटलिंग कर रहे थे, और जो रिलीज कर रहे थे, तो मैं आई थिंक वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि ये फिल्म ने मुझे क्या सिखाया है उस सेंस में, बिकॉज वो पूरी एक जर्नी रही है इतने सालों। अच्छा सर, मैं हाँ ओके शक्ल। हाँ, अच्छा प्रतीक जी, आपने असिस्ट भी किया है, आर्ट डिपार्टमेंट में भी आप थे, प्रोडक्शन में भी थे, और एक्ट भी किया है इस फिल्म में, तो ऐसा नहीं लग रहा था कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं? उसको मैनेज करना कैसे, क्या उसके बारे में थोड़ा बताएं। नहीं, जैसे अच्छा, एक तो और एक्टिंग भी करनी है ना? हाँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल आर्ट डायरेक्शन में मैं इतना जुड़ा नहीं था। आर्ट तो आज भी मेरा फोटे नहीं है। डायरेक्शन में था। प्रोडक्शन का मुझे याद है कि मुझे ना डेली एक अमाउंट मिलता था, 10,000 15,000,
और डैड कहते थे कि अच्छा आज कोई भी जरूरत पड़े तो तुम देख लेना इफ द प्रोडक्शन पीपल आस्क फॉर समथिंग। तो 2-3 दिन तो मैंने वो किया, फिर मैंने चौथे दिन उनको पैसे दिए वापस। मैंने बोला ये काम मुझसे नहीं होगा, ये काम मुझे मत दो आप। ठीक है, वो मैं थोड़ा सा, डैड थे तो कह सकता था, कोई और होता तो शायद नहीं कह पाता मैं। और ये मैं इतना यंग था ना, ये जब फिल्म बन रही थी, मतलब आज से 2011 में, इसी दौरान आई थिंक 22 नवंबर को हमारा पैकअप हुआ था 2011 में, और आज संजोगवश 22 नवंबर है। तो अरे इतना वाह, मतलब हाँ, अभी स्ट्राइक हो रहा है मुझे ये तो। क्या बात है यार, बहुत क्या बात है, बहुत व्हाट ए अजीब संयोग है भाई, कोइंसिडेंस। बहुत Yes, अजीब what a संयोग है। coincidence। और अभी जब मैं बात कर रहा हूँ तभी मुझे ये याद आ रहा है, क्योंकि मुझे शेड्यूल बाय हार्ट था फिल्म का। तो खैर मैं ये कह रहा हूँ कि तभी तो पता ही नहीं चला वो 18-20 दिन कैसे निकल गए, क्योंकि इतनी सारी चीजें थी। मैं फर्स्ट एडी होने नहीं वाला था इस फिल्म पे, बट ऐसा हुआ, जो फर्स्ट एडी होने वाले थे उनको दूसरा बड़ा लुक्रेटिव प्रोजेक्ट मिल गया। सो ही वेंट अहेड एंड इवन डैड वांटेड हिम टू गो अहेड विद दैट। और तब तक मैंने स्क्रिप्ट के साथ काफी टाइम बिता लिया था। तो देन आई वाज बाय डिफॉल्ट आई बिकेम द फर्स्ट एडी। बजट तो था नहीं किसी और को हायर करने का, तो आई बिकेम द फर्स्ट एडी। और एज एन एक्टर भी मेरा पहला प्रोजेक्ट था। तो मतलब मैं कह रहा हूँ ना, वो पता ही नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, या क्या ट्रांसलेट हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है स्क्रीन पे। और समझ तो ठीक है, अब धीरे धीरे काम करके थोड़ी बहुत अगर कह ले समझ डेवलप हुई है, तो वो अब हुई है। बट तभी तो वो एक्सपीरियंस था, इसी बात से खुश थे कि एक फिल्म में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल रहा है। फिल्म मेकिंग के बारे में सीखेंगे। सुपर 16 पे शूट हो रही है फिल्म, और तो वैसा ही था तभी। तो उसी में एज सच कभी ऐसा कुछ नहीं था कि ये भी करना है वो भी करना है। तभी तो ये था कि यार फिल्म बन रही है, बन जाए बस। तो प्रैक्टिकल बात तो यही है तभी। तो शुरू से सोचा था कि फिल्म्स आपको शुरू से मतलब अट्रैक्ट करती थी कि फिल्म मेकर ही बनना है, या जस्ट बिकॉज कि आपके फादर उस समय एक फिल्म बना रहे थे, यू असिस्टेड हिम, या एक था कि एक उस तरफ ही रुझान था शुरू से, बचपन से ही था? काफी सारी चीजें हैं, बचपन से रुझान तो था ही। मैं वो 35mm का जो स्टॉक होता है ना, उससे खेलता था घर पे। मुझे याद है कि वो रील होती है, वो ड्रॉर के एक कोने से डाली, दूसरे कोने से निकाली, तो मान लो वहां पर्दे पे 20 मिनट फिल्म चल गई। क्योंकि ये कहा जाता था कि एक जंबो रील जो होती है वो लगभग 20 मिनट की होती है। तो वो था, बट ऐसा पता नहीं था क्या करूंगा। फिर मेरे जब समर वेकेशन होते थे 10th और 12th के दौरान, तो कभी मैं किसी डबिंग स्टूडियो में, मेरे डैड मुझे भेज देते थे कि जाओ राकेश जी के साथ बैठो और देखो क्या होता है, किस तरह काम होता है। तो लेजेंड ऑफ भगत सिंह की डबिंग देखा करता था मैं। फिर असीम सिन्हा सर के साथ उनके एडिट टेबल पे बिठा देते थे डैड कभी, के ये देखो कैसे होता है। तो इसलिए कि मुझे शायद टेक्नीशियन बनना था, कैमरा नहीं करना था। इतनी क्लैरिटी थी कि कैमरा नहीं करना है, उसके अलावा क्लैरिटी नहीं थी। फिर कॉलेज के बाद ये किया, थिएटर किया, तो एक्टिंग की तरफ धीरे धीरे और रुझान बनता गया। तो धीरे धीरे, और जब फिल्म बन रही थी तो ऐसा कुछ नहीं था कि आगे जाके फिल्म मेकिंग करनी है। ये तभी तो शॉर्ट फिल्म भी नहीं बनाई थी मैंने। बट ये था कि हाँ, ये वर्ल्ड जो है पैसिनेट बहुत करता है। एंड एज एन एडी या इवन इन थिएटर, मेरी एक चीज थी, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था कि मुझे स्क्रिप्ट बहुत जल्दी याद हो जाती थी। मेरी कंटिन्यूटी पे बहुत अच्छी ग्रिप थी पहले से। तो इसलिए मैं उसमें ज्यादा ये भी होता था कि नहीं, ये मैं कर सकता हूँ, ये मैं कर लूंगा। तो बट ऐसा सोचा नहीं था कि ये ही करना है, या रादर एक्टिंग करना चाहता था। और अब दोनों, एक्टिंग और फिल्म मेकिंग के बीच में मैं कहीं खेलता रहता हूँ, कभी एक्टिंग कभी फिल्म मेकिंग, दोनों चलता रहता है। जी। अच्छा, दयाल सर, एक क्वेश्चन है कि फिल्म जब शूट हो रही थी तो ऐसी कुछ मेमोरीज जो हमेशा याद रहे, जिसको आप सब लोग बैठ के याद करें कि हाँ ऐसा हुआ था कुछ, तो आप शेयर करना चाहें, प्लीज हमें बताएं। पता नहीं, ऐसा तो मुझे कोई ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन पूरी शूटिंग ही 18-20 दिन जो हम लोग किए थे, वो इटसेल्फ एक बड़ी अच्छी यादगार है, अच्छी यादगार चैप्टर है पूरा। अच्छे मेमोरी के दिन है, सब लोग मिलके काम करते थे, सब लोग मिलके
सीन्स पे वर्कआउट करते थे, आर्गुमेंट भी होते थे, झगड़े भी हुए हैं, लेकिन हर आदमी जो है वो फिल्म के अच्छे के लिए ही उसके अंदर पार्टिसिपेट करता था। तो ऐसा कोई खास मोमेंट इस वक्त तो मुझे याद नहीं आ रहा, शायद यशपाल जी बता पाए। जी सर मुझे तो एक ही चीज याद आ रही है, सच बताऊं तो कई सवाल मुझसे पूछे जाते हैं प्रेस में या इंटरव्यू में कि आप रोमांटिक रोल क्यों नहीं करते हैं या जीवन में इतना रोमांस क्यों नहीं आप ले पाते हैं। तो मैं बोलता हूं यार, बचपन से जैसे ही आंख खोली, थोड़े से बड़े हुए तो सर से साया उठा, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी बढ़ गई कि उनको निभाते निभाते कब बड़े हो गए पता ही नहीं चला। तो दास कैपिटल की शूटिंग जब इतने हंसी ठट्ठे वो वाले नहीं हो पाए, क्योंकि जो कर रहे थे और अभी आगे जो करना है उसकी ही टेंशन इतनी थी, क्योंकि हम लोग सब एक दूसरे इतने थे, अरे इतनी जल्दी शूटिंग करना, इतना शेड्यूल। प्रतीक को मालूम है, प्रतीक कितने दिन में शूटिंग खत्म हुई अपनी? लगभग 19 दिन में 19 दिन में ये 19 नहीं 22 नहीं, मेरे ख्याल 19 दिन में शूटिंग खत्म किया है। 3 से 22 नवंबर के बीच, 3 नवंबर से 22 मतलब किया था हमने और 22 नवंबर पे खत्म किया। तो आप सोचिए कितने ऐसी फिल्म जो इतनी मतलब तकरीबन परफेक्शन वाली, परफॉर्मेंस का कमाल, हर चीज का कमाल, कैमरे का कमाल, आर्ट डायरेक्शन का कमाल, एकदम रियल लगते हैं कैरेक्टर भी और लोकेशन भी। 19 दिन में ये करना अपने आप में एक जादू नहीं है क्या? मतलब हम अभी खैर हम लोग तो एक चीज में थोड़ी उलझे वो थी, तो मैं वो समझ रहा हूँ कि उस तरीके की चीजें याद इसलिए भी नहीं होंगी हमें दयाल जी कि कुछ हुआ भी होगा तो अभी हमारा उस टेंशन में ही चला गया, क्योंकि हम एक बात दूसरी टेंशन, अभी सिर्फ एक्टिंग करने की टेंशन थोड़ी थी। मान लो प्रतीक से पूछो, प्रतीक और ये बात कर रहे हैं राजन जी के मुक्ति जी से बात करो, मुक्ति जी से बात करो, अरे नहीं कोड़ापट 1 लाख तो मतलब 2 लाख तो हो जाए कम से कम 2 दिन, ये वो ऐसा बात साइड में चल रहा है, मैं देख रहा हूँ। तो साला दिमाग में कैसे कोई जाकर के कोई हंसी ठट्ठा कर देगा। तो बहुत सारी चीजें थी और बहुत, लेकिन वही बात है जो उसका एंजॉय, उसका आज जो हम याद कर रहे हैं तो उसका एंजॉय हम कि वी आर लकी कि हम पार्ट ऑफ दैट रहे हम उसके, और उस तरीके से काम किया। या जो भी आज लोग बोलते हैं ना कि कोई बड़ा स्टार बन जाता है, तो मैं 15 किलोमीटर पैदल चला था, मैं 3 दिन भूखा रहा था, मैंने ये किया था। अरे भाई हमने किया, हमने तो जिया है सब कुछ यार, जिया। हम बोले ही नहीं कि हमने ये किया वो किया। अब दास कैपिटल का एक मैं सच बता रहा हूँ, किसी एक बंदे से पूछ लो जो इतने लोग जुड़े हुए हैं, हर किसी की अपनी कहानी है उससे जुड़ने की, हर किसी का अपना एक वो है, क्या बोलते हैं, एक नहीं होता कि मेरा स्वार्थ, हाँ उसका अपना स्वार्थ है, लेकिन जिसमें कहीं भी बेईमानी नहीं है। हर किसी के अंदर एक डेडिकेशन, एक वो उस तरीके से सब लोग जुड़े, और पता नहीं कैसे इतनी जल्दी 19 दिन के अंदर, ये तो भगवान जाने या प्रतीक जाने। नहीं ये एक्चुअली हैट्स ऑफ टू डैड एंड दयाल सर के उनकी प्लानिंग इतनी थी। मैं तो लिख दूं एक दिन में 3 सीन करने हैं, बट वो होने भी तो चाहिए। तो लेकिन प्रतीक न्यू कैसे शॉट लेने, लेकिन प्रतीक उसको एग्जीक्यूट करना वो आपने बहुत खूबसूरती से किया। इतनी बड़ी, यशपाल जी आपको याद है इतनी स्टार कास्ट है, कितने इसमें कैरेक्टर्स हैं, रोज हर कोई 2 सीन में है, कोई 2 सीन में है, कोई 1 सीन में है। उन सबका अरेंज करना, उन सबका आना, किसी एक्टर, मुझे तो नहीं लगा कि किसी भी एक्टर ने कोई शिकायत की किसी भी तरीके से, न रहने की, न अपना रोल की, न खाने की, न कोई उनको ये था कि उसके साथ कोई स्पॉट बॉय है या नहीं है। शायद हो सकता है खुद ही चाय मांगी और खुद ही चाय ली, और उन्होंने काम बहुत दिल से किया। मैं सब एक्टर्स का बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद यहाँ देना चाहूंगा। बहुत नाम है, मैं नाम किस का लूं, लेकिन सब एक्टर्स ने और सब बहुत दिल से काम किया। यशपाल जी बहुत दिल से काम किया। बिल्कुल सही बात। जी 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 जी।
आई एम प्राउड ऑफ दैट कि मैंने कास्टिंग किया मैक्सिमम। अच्छा, और दूसरी बात ये भी दयाल जी कि हमारे यहाँ आप देखिए, एक तो रील थी तो रीटेक भी ज्यादा नहीं होते थे, सब वन टेक आर्टिस्ट थे मैक्सिमम। यस, बिल्कुल बिल्कुल ट्रेंड थे सब, मतलब बिल्कुल जी। मैं यशपाल जी, वन टेक मुझे थोड़ा सा बोलने में बड़ा वो लगता है कि वन टेक आर्टिस्ट बोलना मुझे ठीक नहीं लगता। बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे। आपने जो रिहर्सल किया, आपने जो भी जिस तरीके से सीन को प्लान किया गया था उसको निभाया, और बहुत अच्छे से हमको राजन को ना हमको ये बोलना कभी माथे पे ये शिकन नहीं आई कि हमारा स्टॉक चला जाएगा, बहुत ज्यादा खर्चा हो रहा है या बहुत ज्यादा स्टॉक वेस्ट हो रहा है, तो एक्टर को थोड़ी सी बोल दें। किसी ने ऐसा मौका नहीं दिया सर, किसी ने नहीं दिया ऐसा मौका। मुझे याद है पहला दिन था शूटिंग का, और मेरा पहला सीन था दधी पांडे के साथ हॉस्पिटल में, और मेरा बच्चा मेरे साथ था एक, और मेरा सीन था, और मैं ना आपके और राजन जी के रिएक्शन देख रहा था, और जैसे ही शॉट खत्म हुआ ना तो राजन जी ने आपकी तरफ देखा था और आपने भी स्माइल दिया कि बोला कर लेगा टाइप, मतलब सच में बता रहा हूं। मुझे लगा, क्योंकि भाई इतना बड़ा जिम्मेवारी और इतनी बड़ी स्क्रिप्ट, और इस तरीके से तो धीरे धीरे जैसे बनता गया और एक्साइटमेंट बढ़ता गया, और बहुत मजा आया सच में। मैं तो श्याम जी के साथ और श्याम बेनेगल सर के साथ और गुलजार साहब के साथ जब काम कर रही थी तो मैं राजन सर को जानती थी, और राजन सर से मेरा काफी इंटरेक्शन था, इसलिए हम दोनों में बहुत अच्छा ये भी था, मतलब एज अ कैमरामैन उनका और मेरा अच्छा ट्यूनिंग भी था, तो इस वजह से मैं उनको याद भी थी कि हाँ प्रतिभा जी, उनको मतलब मेरे बच्चे होने के बावजूद, बच्चे छोटे छोटे थे तब तो हमारे, तो उन्होंने कहा मैं संभालूंगा। मैम हमने सुना है आपने इस फिल्म नहीं, बट जब गुलजार साहब का वो प्रेमचंद की बाती जो कहानियां जो की थी प्रतिभा ने, उस वक्त हमारा बड़ा बेटा पेट में था, एंड रियली दे वर वेरी केयरफुल। गुलजार साहब भी और राजन जी भी बहुत ही अच्छे से उन्होंने ध्यान से करवाया, बहुत अच्छे से कराया काम, रियली। और वो तहरीर जो सीरीज है प्रेमचंद वाली, वो शायद उसी जगह पे शूट हुई थी जहाँ पे दास कैपिटल शूट हुई, जहाँ पे दास कैपिटल में बोलती थी मनोर में। ओके, अच्छा, ओके। वही मेरा भी आर्गुमेंट राजन से वही था कि आप एक बार जाके वहां पे आपने यूपी क्रिएट किया है, अब हम उसी चीज को बिहार क्रिएट करेंगे। किस तरीके से करेंगे वो एक समस्या तो नहीं, लेकिन एक बहुत क्रिएटिव कॉल था जिसको बहुत, मुझे लगता है बहुत अच्छी तरीके से निभाया गया। फिल्म में मुझे नहीं लगता किसी ने क्वेश्चन किया या किसी ने भी ये मार्क किया कि ये फिल्म आपने महाराष्ट्र में शूट की। सर हम लोगों ने ट्रेलर देखा है, और ट्रेलर में लिटरली आप अभी बता रहे हैं कि वो महाराष्ट्र में शूट हुई है, बट ट्रेलर देखा हमने, तो फिल्म भी देखी है, किसी भी एंगल से ऐसा नहीं लगा कि वो महाराष्ट्र में शूट हो रहा है। ट्रस्ट मी, मतलब ऐसा तो पता ही नहीं, तो अभी जस्ट आपने बताया। सर मुझे तो पहले इस बात का अनुभव रह चुका था, क्योंकि मैं गंगा जल और अपहरण कर चुका था, गंगा जल भी दोनों महाराष्ट्र में शूट हुई थी, तो इसलिए। लेकिन जिस तरीके का वीडियो ऑफिस था दास कैपिटल का, वीडियो ऑफिस था, वो करेक्ट बिल्कुल वैसा ही था जैसा होना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही था, वो एक्चुअल में भी वही था मेरे ख्याल है। प्रतीक, वही था एक्चुअल में भी, वो वही ऑफिस था ना जिसका हम बता रहे थे वीडियो का। हाँ जी, वही ऑफिस था। और किस तरीके से हम मराठी में लिखी हुई चीजों को हमने कैमोफ्लेज किया, किस तरीके से मराठी में लिखे हुए फाइल्स को हमने कैमोफ्लेज किया, उनको अपनी प्रॉपर्टीज के साथ मर्ज किया। बल्कि वो आई थिंक टेक्निकली, सॉरी दयाल सर बता पाएंगे शायद, वो जो ऑफिस के अंदर जो जमील सर की ऑफिस है वीडियो की,
आई थिंक दैट वाज द मोस्ट चैलेंजिंग पार्ट टू शूट, अगर ऐसे देखे तो पूरी फिल्म में, क्योंकि उसमें एंगल ही नहीं बन रहे थे, तो सब लोग परेशान थे कि इसको शूट कैसे करें, यहाँ पे एंगल ही नहीं बन रहा कोई, तो वो डिफिकल्ट था बहुत, वो सबसे चैलेंजिंग था। लेकिन उसके अंदर ये भी बहुत अच्छी बात थी कि क्योंकि वो एक्चुअल ऑफिस रह चुकी है, उसे एक्चुअल को एक्चुअल ही दिखाना, हाँ, वो बहुत अच्छा अपना बन पाया। वो चाहे चंदन ने भी बहुत अच्छा उसको कैप्चर किया, और जिस तरीके से सीन वर्कआउट हुए, राजन जी ने जिस तरीके से उसको देखा, वो बहुत 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 गुड अचीवमेंट कि एक फ्लैट ऑफिस को आपको फ्लैट ऑफिस नहीं लगेगी वो आप। नहीं बिल्कुल लगता था वो ब्लॉक ऑफिस जी। कुछ ऑडियंस के पोल्स ले लीजिए, ऑडियंस है काफी। यस मैम। मैम आपसे एक क्वेश्चन ये था। हाँ देखना, नहीं तो मेरा ना 11% बचा है बैटरी। कोई बात नहीं सर, ऑडियंस से बात कर लीजिए थोड़ा। जी मैम। मैम बस एक क्वेश्चन आपसे था कि ये जानना चाह रहे थे कि आपने भी इसमें गाना गाया है, ऐसा हमने सुना कि सिंगिंग शायद इसमें सुना तो आपने, अभी फिल्म देखी तो सुना ही होगा। हाँ सुना है, तो क्या हल्का सा आप गुनगुना सकती हैं, हल्का सा ऐसे ही? जी। मुझे तो याद ही नहीं हुआ गाना। anyway, लहंगा लुट गई, लुट गई राजा ने बांधी जो प्रेम डोर, लुट गई फजीहत हुई घर की, ऐसा कुछ था, मुझे ठीक से याद नहीं है वो गाना, तो याद करना पड़ेगा। जी। तो मैम वो कहा ना 10% का। जी। हाँ सर, मैं ये वही था सर, ये वही था। हाँ तो मैं ये एक तो सर एक गाना बहुत ट्रेलर में भी आप लोगों ने यूज किया है, बबुनी वाला। हाँ बबुनी जो हाँ बबुनी वाला गाना यूज किया है, तो वो भी एक बड़ा फोक है। वो सर किसकी आवाज में है, मतलब सिंगर कौन है उसके? कृष्णा है ना? स्वरूप खान और अजय जयराम। अच्छा जी जी जी। वो तो चल दूर सफर में कृष्णा। अच्छा सर, और एक और बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट था, कल हमने थोड़ा सा फिल्म देखा, जो हमने फिल्म देखी तो उसमें एक सीन था, वो मैं उस सीन के बारे में थोड़ा सा ऐसे ही चाहता हूँ सबको पता चले। जब आप शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं यशपाल सर आप, तो वो जो सिचुएशन थी जहाँ पे वो भूत उतारा जा रहा था, आपका वो एक डायलॉग होता है उसमें बड़ा अच्छा कि यार ये कौन सी है लड़की दिखाने के लिए, तो वो एक बड़ा कॉमिक सीन क्रिएट हुआ। तो क्या लग रहा था आपको कि यार ये करते समय मजा आया, या आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि वो शायद मुझे लग रहा है सिनेमा में शायद पहली बार हम लोग वो सीन देख रहे हैं। देखिए इनका अहवाल जी का जो है ना, बहुत ह्यूमर भी जो है ना, ह्यूमर ब्लैक रहता है, उसको बहुत बेहतर रहता है, मतलब उसमें उथला नहीं, दिमाग खराब हो गया, खोपड़ी खराब हो गया। अरे तो क्या हुआ? बस नहीं आई है। चल रहा है मेरा भी बहुत, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सर थोड़ा सा वॉइस क्रैक हो रहा है। वॉइस क्रैक हो रही है यशपाल जी, यशपाल सर क्रैक हो रही है आपकी। प्रतीक सर आप कुछ बताइए उस सीन के बारे में। वो मतलब जब शूट हो रहा था तो आपको क्या लग रहा था कि क्या था वो? इंटरेस्टिंग। आई एम द रॉन्गेस्ट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि मैं तो वो जब शूट हो रहा था तो हम तो ये सोच रहे थे कि अगला क्या करना है एक्चुअली। सर आप बताएं उस सीन के बारे में कि जब मैं बताऊं जब सीन शूट करते हैं ना, तो ऐसी कोई चीज हम सोचते नहीं है कैसा हो क्या होता है, क्योंकि वो सीन उस कहानी का पार्ट होता है। अब जैसे यशपाल सर बता ही रहे थे कि ये सहवाल साहब की
जिस तरीके से वो जो लाइफ देखते हैं वहाँ की, जिस तरीके से उन्होंने लाइफ देखी और लाइफ को यहाँ उन्होंने स्क्रिप्ट में लिखा, उसी का वो पार्ट था। तो वो बहुत बहुत इस तरीके से ऐसा कोई इमेजिन भी नहीं कर सकता है, कोई लड़की देखने जा रहा है और उसके सामने इस तरीके की चीजें हो रही हैं, लेकिन वहाँ होती हैं ऐसी। तो उस चीज को वहाँ रखना, दिस वाज उसके पार्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर थी। वो एक बार हमने उस स्क्रिप्ट में आ गई सोच दी, उसके बाद उसका क्या इम्पैक्ट होगा वो अब पता पड़ेगा। अब आप बताएंगे कि वो सीन लग किस रहा था, कैसा रहा था, या उस सीन ने कैसा इम्पैक्ट पैदा किया, क्रिएट किया। यस सर, वो बहुत अच्छा इम्पैक्ट है उसका, मतलब वो ऑटोमेटिक एक अच्छी ह्यूमर, एक बहुत अच्छा ह्यूमर क्रिएट किया है कि एक तरफ 6 औरतें बैठ के ऐसे ऐसे सर हिला रही हैं एंड वो एक तो लड़की देखने और उस तरफ लड़की बैठी हुई है, उससे शादी करना। तो वो बहुत मतलब देख के बहुत मजा आ रहा है। हाँ हाँ, वो बहुत अच्छा सीन है। और जिस तरीके से एक तरफ कुछ और चल रहा है और एक तरफ उसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ये दोनों पैरेलल लाइफ है, दो किस्म की लाइफ है। एक आदमी तो अपनी जीवन संवार रहा है और एक यहाँ पे इस तरीके की बात हो रही है, भूत प्रेत और पता नहीं क्या क्या। उनकी अपनी समस्याएं हैं, इनकी भी अपनी समस्याएं। अपना जो लड़की देखने जा रहे यशपाल, तो वो इन ये जीवन का अमलगम है बस। जी 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 जी। अच्छा सर, एक इसमें और है फिल्म में जो एक मर्म है एक आम आदमी का, आपको लगता है? अच्छा, इसका जो एरा है वो 2012 से और शायद पुराना एरा पे सेट है ये फिल्म, और पुराना होगा, काफी पुराना 1980 में सेट है ये फिल्म। लेकिन आप देखिए, मुझे तो लगता है ये जो फिल्म है वो शायद ब्लेसिंग इन डिस्गाइज अगर उसको किया जाए तो ये करेक्ट टाइम पे रिलीज हुई। यही चीज आज बहुत अच्छी तरीके से समाज पे लागू होती है। हमारे हम जैसा जीवन जी रहे हैं, बिल्कुल सही टाइम पे ये फिल्म आई। नहीं, और दूसरी बात दयाल जी, सॉरी मैं बीच में लॉस्ट हो गया था इसमें से। दूसरी बात ये दयाल जी कि ये फिल्म सिनेमा हॉल जिस तरीके का माहौल है उसके लिए नहीं, ये मेरे ख्याल प्लेटफॉर्म भी करेक्ट है। बहुत करेक्ट मिला, क्योंकि आप ऑडियंस ऐसे जहां भी चाहे देख सकती है, कहीं भी देख सकती है, कैसे भी देख सकती है, किसी भी जगह पे अपने हाथ में है। बिल्कुल, बहुत सही कह रहे हैं सर आप। बिल्कुल सर, मैं वही चीज कह रहा था कि वो इस आज इतने समय बाद भी वो इस कंटेक्स्ट में बिल्कुल फिट बैठ रही है। मुझे नहीं लगता कोई खास बदलाव सामाजिक ढांचे में हुआ है। सिस्टम वही है। हम अगर ये न बोले कि ये फिल्म 2012 में बनी थी, जी जी, तो कोई, मुझे नहीं लगता इन टर्म्स ऑफ सिनेमा, इन टर्म्स ऑफ मेकिंग, जी, या इन टर्म्स ऑफ स्क्रिप्ट और इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टर्स, हम 8 साल पुराने हैं। बिल्कुल। अच्छा सर, थोड़ा सा मैं यशपाल सर आप सबसे चाहता हूँ कि फिल्म का कुछ एक ऐसा हमको एक पार्ट बताइए कि जिसकी वजह से पब्लिक को ये हो कि भाई ये हमें देखनी ही है, और कुछ अपने शब्दों में कुछ बता सकते हैं कि क्यों देखें, या दास कैपिटल, व्हाट इज दास कैपिटल? एक तो बहुत ये एक है कि दास कैपिटल अगर खाली इंग्लिश टाइटल देखते हैं तो दास कैपिटल वो DAS लिखा है, तो वो भी जब तक वो गुलामों की राजधानी नीचे नहीं आता है, तो वो थोड़ा सा एक है। तो ये चाहता हूँ कि इस फिल्म को सम अप कैसे करेंगे, मतलब अगर किसी से आप कहते हैं कि भाई ये मेरी फिल्म है और इस बारे में है, तो वो हम कैसे उसको सम अप करेंगे? क्या दयाल सर बताइए। सर दयाल सर आप मतलब यस सी, अगर हमें सिंपल लाइफ की पॉलिटिक्स, जिस तरीके से रामायण और महाभारत में जिस तरीके से खेल खेला जाता था एक अलग अपने ढंग का, उसी तरीके का अगर सिंपल भाषा में पॉलिटिक्स देखनी है तो ये फिल्म देखनी चाहिए। क्यों देखनी चाहिए, अब मतलब इसमें क्या होता है ये मैं अब नहीं बताऊंगा, ये देखने के बाद ही हो जाएगी, लेकिन आपको डेफिनेटली ये फिल्म एंटरटेन करेगी और टच करेगी। अच्छा सर, ये दास कैपिटल जो
हाँ जी। हाँ जी। दास कैपिटल जो नाम है सर, वो उसके पीछे की कोई कहानी या फिर ये क्यों रखा गया है? ये तो सहवाल साहब ही मुझे लगता है बता पाएंगे, क्योंकि उनकी स्टोरी का नाम ही, शॉर्ट स्टोरी का नाम ही दास कैपिटल था, तो उन्होंने इसको क्यों चुना नहीं, उनका शॉर्ट स्टोरी का नाम सर अर्थतंत्र था, अर्थतंत्र कहानी का नाम। हाँ, और जी, और शैवाल जी का हमेशा रहता है टाइटल बहुत समझ से चुनते हैं वो, है ना, चाहे वो दामुल हो, मृत्युदंड हो, लेकिन वो तो कमर्शियल तरीके से मृत्युदंड चुना गया। लेकिन ये दास कैपिटल एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक बुक है, रशियन कार्ल मार्क्स की है, शायद कार्ल मार्क्स का ग्रंथ है ये, कार्ल मार्क्स की है, और बहुत मतलब एक पूरी दुनिया के अंदर एक क्रांति वाली बुक है वो जिस वक्त, और इतना दुनिया का मतलब उस वक्त का बच्चा जानता था उस बारे में, और उन्होंने इस टाइटल को चुना है, लेकिन इसके मीनिंग अलग दे दिए हैं। अब टाइटल ही ऐसा है कि हर कोई सोचेगा ये क्या है भाई, दास कैपिटल, लेकिन दास उन्होंने हिंदी में रखा है गुलाम, और कैपिटल मतलब राजधानी। और इनकी जो एक नई फिल्म है, मैं उसका टाइटल भूल रहा हूं, जर्मनी में एक फिल्म हॉल है, वो उसका नाम है, उसके ऊपर रखा है, और मैं है बेबीलोन या बेबीलोन। अब बेबीलोन की कहानी मैंने पढ़ी है, पूरी फिल्म मैंने पढ़ी है। अब बेबीलोन कितना एक नाम है, मतलब जर्मनी में सब जानते हैं, बहुत लोग जानते हैं, जो साहित्य पढ़ते हैं या जो जनरल नॉलेज है सब जानते हैं। अब इनका बेबीलोन क्या है कि बेबी मतलब बेटी जो लोन ले रही है। अब ऐसा घुमाते हैं, ऐसा खेलते हैं ना, वो कमाल के टाइटल रखते हैं, मैं सैल्यूट करता हूं। और दास कैपिटल से जुड़ी है, वो बुक भी अगर जुड़ी है तो आर्थिक विकास या अर्थतंत्र से ही जुड़ी है, और अर्थतंत्र से ही मेरे ख्याल से, जहां तक मुझे याद है, मेरी बात हुई है बात पता नहीं हुई है, अर्थतंत्र से ही दास कैपिटल निकला है। अर्थतंत्र जो उनकी ओरिजिनल स्टोरी है, मुझे जहां तक, क्योंकि थोड़ा बैठा हूं, पता नहीं मुझे अभी याद आ रहा है, कभी बोला होगा कि नहीं बोला होगा, है ना। अर्थतंत्र तो सारा का सारा खेल पूरी फिल्म में पैसे का ही है, स्टोरीज को मिलाया है। बिल्कुल। अकवन का कोट और अर्थतंत्र मेजर वो है, और आपने फिल्म अकवन का कोट और अर्थतंत्र, यस वो प्लॉट पूरा अकवन का कोट से लिया गया है। और एक चीज क्विकली ऐड करूंगा मैं, जैसे यशपाल सर ने बहुत प्रिसाइसली कहा कि दास कैपिटल यानी कार्ल मार्क्स की एक नॉवेल है, और दास कैपिटल यानी कि गुलाम और उसकी राजधानी। और दास कैपिटल मेरे लिए एक और मीनिंग निकलता है कि कैपिटल यानी कि जिस तरह की इकोनॉमी में हम जी रहे हैं, जहाँ पे हमें हमेशा थोड़ा सा और पैसा चाहिए होता है, कैपिटल चाहिए होता है, तो उसका कैपिटल का गुलाम यानी कि दास कैपिटल। तो मेरे लिए ये 3-4 मतलब निकलते हैं, और इसलिए ये टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट लगता है मुझे इस फिल्म के लिए, क्योंकि मुझे याद है जब हम फिल्म जब शूट हो चुकी थी, तो बहुत सारे टाइटल्स कंसिडर हो रहे थे, दास कैपिटल, फिर अर्धनायक, पुरुषोत्तम राम, और बहुत सारे, बट इवेंचुअली आई थिंक वी वेंट अहेड विद दास कैपिटल। सर, इस फिल्म में मनोज पाहवा जी हैं, राजपाल यादव भी हैं, और भी बहुत सीमा पाहवा जी हैं, तो ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा इतने सारे मजे हुए एक्टर्स के साथ? खासतौर से प्रतीक, आपका तो मुझे आपने जैसा बताया कि बहुत कुछ सीखने को मिला। दयाल सर, आपके लिए कितना इजी था ये डायरेक्शन? इतने यशपाल सर ने ना इतने टैलेंटेड एक्टर्स हमें दे दिए, तो हमारा काम तो एक्चुअली यशपाल सर ने बहुत आसान कर दिया जी, क्योंकि सीन्स में या जो भी रोल थे वो निभा रहे थे, वो बहुत अच्छे तरीके से, मतलब इतने मंझे हुए एक्टर्स मिले, तो हमें बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत इतनी नहीं पड़ रही थी। हमें तो थोड़ा ये भी लग रहा था कभी कभी
कि इतना एक सीन का ही या 2 सीन के ही ये रोल कर इन इतने मंजे हुए एक्टर्स के लिए रोल हैं, लेकिन वो बड़े नतमस्तक होके बड़े दिल से सब एक्टर्स ने वो निभाया। तो हमारे लिए तो वो मतलब एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। इतने सब एक्टर्स के साथ काम करना इतने मतलब जी सर। ये बैटरी गया। वेलकम दोनों साथ में। और हाँ, तो अब जी दयाल सर, आपसे रिलेटेड टू प्रतिभा मैम और यशपाल सर रिलेटेड क्वेश्चन ही है सर से कि दोनों हस्बैंड वाइफ फिल्म में भी हैं और रियल लाइफ में भी हैं, तो एक इजी था इन दोनों को एक साथ डायरेक्ट करना, या आपको थोड़ा सा कुछ कभी लगता था कि यार इनको ये ना बोलें, उनको वो ना बोलें, या थोड़ा मैनेज करना पड़ता था कभी, ऐसा कुछ कोई ऐसा? नहीं, वो जैसे ही कार से उतरे या सेट पे आए तो यशपाल जी हमारे लिए पुरुषोत्तम थे जी, और प्रतिभा जी हमारे लिए सूची थी। ये लोग तो वहाँ मुझे सूची बुलाते थे। वहाँ उस तरीके का कंसिडरेशन नहीं था कि आप यशपाल जी की वाइफ हैं या यशपाल जी आपके हस्बैंड हैं, तो अगर सीन में अगर कुछ बोलना पड़ा, अगर हम बोलेंगे नहीं या डांटेंगे नहीं या समझाएंगे नहीं उस तरीके, तो फिर सीन नहीं बनेगा। जी जी जी। अच्छा सर, ये प्रतिभा मैम और सर आपसे पूछना चाहता हूँ कि जब आप लोग शूट के बाद जब घर आते थे या होटल जाते थे, तो भी क्या पुरुषोत्तम और सुचि रहते थे, या वो कैरी ऑन ही रहा वो कैरेक्टर जितने दिन शूट करा आप लोगों ने? बच्चे भी थे ना साथ में, वो कहाँ रहने देते थे। जी जी जी। फिर तो थोड़ा सा टाइम तो उनको भी देना पड़ेगा ना भाई। जी 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 जी। ओके। अच्छा जी, मैंने वहाँ एक साइकिल खरीद ली थी, तो कभी कभी साइकिल पर बैठ के निकल जाते थे इधर उधर। सर एक चीज और है कि आपने जैसा बताया था कि फिल्म के शूट के दौरान कुछ कलाकार थे जो आज हमारे बीच नहीं हैं, तो जिनमें शायद आसिफ बसरा जी हैं और वीरेंद्र शर्मा जी हैं, सीताराम पांचाल जी हैं, तो इनको भी हम लोग ट्रिब्यूट दे रहे हैं। तो इनके किरदार के बारे में भी कुछ अगर शेयर करें कि क्या किरदार था, कैसा था। दयाल सर, आप थोड़ा सा लाइट डालें इस पे कि कैसा अनुभव था और क्या किरदार है इनका फिल्मों में। सर जैसे मैंने बोला, सब एक्टर्स हमारे लिए, हमारे इस फिल्म के लिए उन्होंने बहुत दिल से काम किया। अब वो हमारे बीच नहीं है तो ये बहुत दुख की बात है। हम डेफिनेटली एक श्रद्धांजलि देंगे उनको। और कैरेक्टर्स तो इस वक्त शायद आप आसिफ बसरा को जानते होंगे, लेकिन जो मेरे सीनियर थे जो ऑफिस में, जहां से मैं ट्रांसफर होने से पहले, लेकिन शायद बाकी दोनों छोटे छोटे रोल थे, इसलिए शायद आप नहीं जानते होंगे क्योंकि वो मेरे सीनियर और क्लासमेट रहे हैं। जैसे जो हॉस्पिटल में जहां सूची एडमिट होती है और जो लाश को भी आखिर में बोलता है जल्दी निकालो, वो है वीरेंद्र शर्मा, डॉक्टर। जी जी जी। जो मंत्री जी के शायद, जो मंत्री जी के लिए काम करते थे शायद। नहीं, जिसको आकर के विजय धमकाता है कि ये दलित है, अगर इसने शिकायत कर दी तो कहीं के नहीं रहोगे। जी और जी उसको जी वो बोलता है, वो डॉक्टर जो है, वो जो करप्टेड डॉक्टर है, वो वीरेंद्र शर्मा है। और जहां पर मैं पैसे गिन रहा हूं, अगले दिन मंत्री आने वाला है, बबली गाना चल रहा है, उस गाने में सिर्फ पीछे बेंच पे सीताराम पांचाल बैठा है और उसकी एक लाइन है कि देखें कल कौआ नकबेसरी ले गया, पता नहीं कुछ ऐसे करके। अरे, और ऐसे 2 लाइन है उसकी, शायद वो है सीताराम पांचाल। और मेरे सीनियर एनएसडी के निर्मल पांडे के बैच के हैं, संजय मिश्रा के बैच के हैं और थे, मतलब ये है। और उन्होंने एक लाइन के लिए मेरे लिए वो बेचारे आए,
सारे कई लोग उस तरीके से, लेकिन रियली आई एम थैंकफुल टू ऑल। और ये आज हमारे बीच नहीं है, आसिफ बसरा भी और तीनों लोग राजन जी के अलावा, तो श्रद्धांजलि है। जी सर। मैं क्विकली एक चीज यहाँ पे ये कहना चाहूंगा। आसिफ सर का मुझे ये याद है कि जब उनको स्क्रिप्ट दी गई थी, हम शायद विस्लिंग वुड्स में थे, कुछ रीडिंग का या कुछ तो उस दिन सेशन था, तो वो आए और कहा कि यार ये लहजा तो मैं कैसे पुल ऑफ करूंगा, मैं नहीं जानता इस लहजे को। तो उन्होंने फिर उसके ऊपर बहुत मेहनत की थी। शहवाल जी के जो बेटे हैं शुभांकर, वो भी हमारे साथ थे उन दिनों, तो वो लोग लगे रहते थे कॉन्स्टेंटली, और काफी 5-6 दिन उन्होंने बॉम्बे में अभ्यास किया था। और फिर जब वो सेट पे भी आए तो बहुत ही ज्यादा वो लहजे के लिए एक सीन है उनका यशपाल सर के साथ उस गाने के पहले, वो कहते हैं कि राजा जी ये सब श्रृंगार है किस पर, नौकरी पर ना। तो उतने के लिए भी जो उन्होंने वर्क किया था, जितनी मेहनत की थी उन लाइंस के पीछे, ताकि वो लाइंस सहज लगे जब वो कैमरा के सामने परफॉर्म करे। तो आसिफ सर के बारे में ये कहना चाहूंगा। और ऑफकोर्स सीतू सर, सीताराम पांचाल सर के साथ, तो इसके अलावा मैंने आई थिंक 3-4 और प्रोजेक्ट्स में काम किया। शायद दयाल सर आपको याद होगा, संविधान में भी वो थे सीतू सर, सीताराम पांचाल सर। यस। तो वो तो बहुत ही मतलब डायरेक्शन टीम के बहुत ही फेवरेट एक्टर्स में से एक थे, क्योंकि वो माहौल को इतना लाइट कर देते थे हमेशा। और यू नो ही हैड दैट फेस कि वो बाहर से बहुत ही सख्त दिखते थे, ऐसा लगता था परपेचुअली गुस्से में है, बट हमेशा बहुत ही हंसी मजाक करते थे वो सेट। बहुत कॉमिक। हाँ, बहुत ज्यादा। तो और वही था कि लास्ट टाइम तक, मतलब हम जब संविधान शूट कर रहे थे तभी से उनकी हेल्थ काफी खराब रहने लगी थी, बट सेट पे कभी उन्होंने ये चीज जाहिर होने नहीं दी कि यू नो कि मुझे ये प्रॉब्लम है या मैं ये नहीं कर पाऊंगा या ये मैं करूंगा। ऐसा कुछ नहीं था। हमने शायद 2013-2014 में संविधान की शूटिंग की थी फिल्म सिटी में। तो ये सर, वीरेंद्र शर्मा सर भी, खैर उनके साथ इतना इंटरेक्शन नहीं रहा, बट वेरी गुड। आप देखेंगे वो छोटे से रोल में भी वो 2 या 3 सीन है, लेकिन वो किरदार आपको याद रहता है। और इतना इंटरेस्टिंग बना दिया उन्होंने उस छोटे से रोल को भी कि हैट्स ऑफ टू हिम। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक ही आल्सो पास्ड अवे। यशपाल सर 3-4 साल हो गए ना उन्हें भी। इसको वीरेंद्र शर्मा जी को। वीरेंद्र को ज्यादा हो गए, 6 साल। हाँ। सो काफी सीजन्ड एक्टर थे वो भी। और ऑफ कोर्स आप फिल्म देखोगे तो देख ही लोगे कि कितने अच्छे से सबने सहजता से काम किया। जी। अच्छा सर, मैं एक चीज और हम जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, क्योंकि शॉर्ट फिल्म्स से जुड़ा फेस्टिवल है और अब शॉर्ट फिल्म्स का दौर चल रहा है, तो दयाल सर आपको क्या लगता है कि ये मतलब शॉर्ट फिल्म्स से सिनेमा में जो क्रांति की बात हो रही है, क्या वो आ रही है? ये एक अच्छी शुरुआत है और नए नए सब्जेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हमको कुछ। यस, शॉर्ट फिल्म्स हमने भी बनाई हैं जी। और शॉर्ट फिल्म्स एक अच्छा फेज है। मुझे ये लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स में एक सिनेमा की नई लैंग्वेज डेवलप हो रही है, एक्सप्रेशंस नए डेवलप हो रहे हैं। और शॉर्ट फिल्म्स का एडवांटेज मुझे जो दिख रहा है वो ये कि हम एक बहुत ही पॉइंटेड मैसेज, बहुत ही एक एरो की तरह जो मैसेज होता है वो उस शॉर्ट फिल्म से अचीव किया जा सकता है। और शॉर्ट फिल्म्स का जो ये फेज है या शॉर्ट फिल्म्स का जो चलन है वो बहुत अच्छी एक्सरसाइज है डायरेक्टर्स के लिए, स्क्रिप्ट राइटर्स के लिए, एक्टर्स के लिए, क्योंकि बहुत कम समय में हमें बहुत कुछ चीज कहने का फॉर्मेट है ये। तो उसमें ये एक्सरसाइज इस वक्त तो अच्छी है। आगे किस तरीके से फ्यूचर होगा शॉर्ट फिल्म्स का, मैं उस पे इस वक्त कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये फेज है जो चल रहा है, उसका एक सैचुरेशन पॉइंट आएगा। लेकिन मुझे एडवांटेज देखिए, मैंने बहुत अच्छी शॉर्ट फिल्म्स देखी, बहुत यहाँ की भी, इंडिया में बनी हुई, बाहर की भी बनी हुई,
वो एक एक एक, एक ये एक ट्रांजिशन पीरियड है, शॉर्ट फिल्म जो है वो एक ट्रांजिशन पीरियड है मुझे मेरे हिसाब से। जी जी। यशपाल सर, आप क्या कहते हैं? आपने शॉर्ट फिल्म्स में काम भी किया है, आपकी कुछ शॉर्ट फिल्म्स आई, तो आपका शॉर्ट फिल्म्स का एक्सपीरियंस कैसा है? आपको क्या लगता है कि शॉर्ट फिल्म्स का भविष्य किस दिशा में जा रहा है? बहुत ब्राइट है। मुझे लगता है कि आज कोई भी इसके पास आइडिया और क्रिएटिविटी है, पैशन है, वो फिल्म बना सकता है। आज तक जब तक शॉर्ट फिल्म का वो नहीं आया था और ये सोशल मीडिया इतना हावी नहीं था फैला हुआ, तब ये सपना था सबके लिए। लेकिन आज कोई भी बना सकता है। आपके अंदर बस वो होनी चाहिए। मोबाइल से भी शॉर्ट फिल्म बन सकती है। आप सोचिए, एक जमाने में कभी ऐसा होता होगा? कभी ऐसा कभी हुआ नहीं। आदमी के लिए बहुत एक दूर की कोई चीज, कोई धरती की दुनिया तो थी ही नहीं ये फिल्में। ये सिनेमा एक सपनों की दुनिया थी, दूसरी दुनिया थी। मतलब हम अपने आप से कभी रिलेट ही नहीं कर पाते थे कि हम भी कहीं हो सकते हैं ऐसे यहाँ पर। तो आज इतना नजदीक ला दिया है सबको। कोई भी छोटे से छोटे गांव में, छोटे से छोटे शहर में कहीं भी बैठ करके अगर उसके दिमाग में कुछ पीड़ा बुलबुला रहा है तो वो फिल्म बना सकता है। और जिसकी फिल्म अच्छी है वो खूब अच्छी कमाई भी कर रही है यूट्यूब में या कहीं भी, अच्छी वाहवाही भी लूट रही है। जी, बहुत ही, ये तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा कोई क्रांति बोल सकता हूँ, क्रांति हो नहीं सकती सिनेमा में। सर, ये अच्छा मौका है, आप दोनों फाउंडर्स आज साथ में हैं, फेस्टिवल की बात है, फेस्टिवल का मंच है, तो थोड़ा सा ये भी बता दीजिए लगे हाथ कि बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को की शुरुआत करने के पीछे आपका विजन थोड़ा सा सबके सामने आए, तो चाहता हूँ आप इसको भी थोड़ा सा बताएं। बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत की, मतलब मैंने काफी शॉर्ट फिल्म्स अब डायरेक्ट कर दी है। और शॉर्ट फिल्म मतलब एक अपने आप में एक बहुत बड़ी एक तरह से देखा जाए तो बहुत बड़ी एक कसरत है। इसमें ना बजट होता है आपके पास, ना ये बहुत अच्छे एक्टर्स आपको मिलेंगे, जरूरी नहीं है, कभी मिल जाए तो आपके लिए वो बहुत बड़ी मतलब उपलब्धि है। और बहुत सारी चीजों को एडजस्ट करते हुए शॉर्ट फिल्म बनती है कि ये चीजें एडजस्ट करते करते, और वो एक कैप्सूल होता है। मतलब पूरे सब्जेक्ट को आप एक छोटे से कैप्सूल में दिखाते हो और उसको एक कह पाना ये बहुत बड़ी कला है। इट्स नॉट दैट इजी कि एक आपको एक कैनवास मिलता है, फिल्म में बड़ा कैनवास मिलता है और उसमें कहना, और उसको आपको स्पेस मिलती है, उसमें आपको बजट मिलता है, ये होता है वो होता है, बहुत एक्टर्स मिलते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजों की शॉर्टेज में आपको बहुत सारी चीजें कहनी होती है। तो ये बहुत बड़ी एक कसरत भी है और एक कला भी है। और उस तरह से मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि सिर्फ शॉर्ट फिल्म के लिए प्लेटफॉर्म है ये। अभी तो बिकॉज ये बहुत बड़े पैंडेमिक से हम गुजर रहे हैं, तो मैंने सोचा कि बड़ी फीचर फिल्म्स को यहाँ पे ना एंटरटेन करते हुए शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल, ऑनलाइन शॉर्ट फिल्म फेस्टिवल रखा जाए तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि थोड़े से में काम निपट जाएगा इसका। यही मेरा जी। सर, मेरा ये एक सवाल है कि आपकी ऐसी कौन सी शॉर्ट फिल्म है जो आपको सबसे ज्यादा पसंद है, या स्टोरी टचिंग है कुछ? मैंने है एक शून्य करके एक है, न्यूयॉर्क फिल्म अकेडमी ने बनाई है वो। उसमें सोलो एक्टर ही हूँ मैं, बाकी सब क्राउड है या कुछ है, वो सोलो ही फिल्म है। और राज बब्बर के जो बेटे हैं अपने, आर्य बब्बर ने डायरेक्ट किया है, तो ट्रेनिंग ली है वहाँ पे, उसका डिप्लोमा प्रोडक्शन था, वो फिल्म है। और मोक्ष है एक फिल्म, एक अनोनिमस है जो बहुत ही कमाल की फिल्म है बिना डायलॉग की। और एक ये मुक्ति करके एक फिल्म है जो भारत बांग्लादेश के उसके बारे में, मैं बांग्लादेश का हूँ और वीरेंद्र सोमन, दो लोगों की कहानी, दो लोगों की फिल्म है, छोटी सी 15-17 मिनट की, कमाल की फिल्म है। और एक कार्बन फिल्म है, नवाजुद्दीन भी है उसमें और हम लोग हैं। इस तरीके से ये फिल्में हैं जो सारी, अब मेरा कौन सा बेटा ज्यादा मुझे पसंद है वो वाली बात है, तो मुझे तो सारी अच्छी लगती है। लेकिन मैंने जिस तरीके से बताता गया हूँ, और उसमें मुक्ति और शून्य और अनोनिमस, ये 3 फिल्में तो
बहुत ही कमाल है जो मुझे लगती है। प्रतीक सर, व्हाट अबाउट यू? आप भी शॉर्ट फिल्म्स प्लान कर रहे हैं या कुछ है बना चुके हैं शॉर्ट फिल्म से रिलेटेड? अभी प्रतीक की फिल्म देखी है मैंने, अभी उस पर डिस्कशन भी हुआ था हमारे ग्रुप में। बहुत कमाल की फिल्म है, इस उन्होंने बनाई है, बहुत अच्छा एक्टिंग किया है, बहुत अच्छी फिल्म है, 2 ही लोग हैं उसमें जी। वो थोड़ा सा आज के टाइम की इसकी फिल्म में लड़की है। मेरी फिल्म नहीं है सर, वो मैंने सिर्फ एक्टिंग की है उसमें, और इसीलिए की थी कि मुझे एक 5 मिनट का मोनोलॉग मिल रहा था उसमें, तो मैंने कहा चलो मजा आएगा। खैर शॉर्ट फिल्म्स तो खैर मेरा रिसेंटली बहुत ही फेवरेट जॉनर रहा है। मैं खुद एक कम्युनिटी मैंने को फाउंड की है जिसका नाम है व्हाइट वॉल स्क्रीनिंग्स, जिसमें हम 2016 से 2017 से शॉर्ट फिल्म स्क्रीन करते आए हैं। खैर अभी तो स्क्रीनिंग्स बंद थी इस दौरान, पैंडेमिक के दौरान, वरना हम ऑफलाइन काफी 300 से ज्यादा फिल्में हम स्क्रीन कर चुके हैं शॉर्ट फिल्म, अलग अलग मेकर्स की, अलग अलग तरह की। बहुत ही अच्छा टाइम है शॉर्ट फिल्म्स के लिए। एक तो बहुत अच्छा कंटेंट मैंने पिछले 1-1.5 साल में खास देखा है शॉर्ट फिल्म के माध्यम से, और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि शॉर्ट फिल्म का मेन रीजन जो है कि इतनी ऑनेस्ट स्टोरी टेलिंग आपको देखने मिलती है, क्योंकि उसमें ये कंसिडरेशन नहीं होता कि इसकी इकोनॉमिक्स कैसे वर्क करेगी, या ये कंसिडरेशन बहुत बाद में आता है। पहले आप ऑनेस्टी से एक सब्जेक्ट चुनते हैं, तो इसलिए वो मीडियम जो है ना, जैसे हम थिएटर में बात करते हैं कि थिएटर कोई पैसे कमाने के लिए नहीं करता, थिएटर कोई अपना जैसे मैम ने कहा एक्सरसाइज के लिए या अपने क्राफ्ट को इम्प्रूव करने के लिए करता है। तो शॉर्ट फिल्म्स को इस तरह देखा जाता है कि मुझे अगर मेरा क्राफ्ट इम्प्रूव करना है, या मुझे ऐसी कहानी कहनी है जो मैं 2 घंटे में नहीं कह सकता, या ऐसी कहानी कहनी है जो जिसके लिए मुझे 2 करोड़ रुपए या 20 करोड़ रुपया 200 करोड़ रुपया नहीं चाहिए, तो उनके लिए है ये माध्यम। और बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ दीज OTT प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो सिनेमा प्रेन्योर ही हो, सिनेमा प्रेन्योर पे भी कमाल की शॉर्ट फिल्म है, या हॉटस्टार हो, या अमेजॉन हो, या यूट्यूब हो, इतनी बतेरी अच्छी शॉर्ट फिल्म आपको मिल जाएगी। और कमाल की बात है, क्योंकि हम लोग हर हफ्ते 5 शॉर्ट फिल्म रिकमेंड करते हैं हमारी तरफ से हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो कभी कमी नहीं होती। कभी ये होता है कि यार इन 5 में ये 2-3 छूट गई अच्छी वाली जो थी, तो इनको नेक्स्ट टाइम कवर करेंगे। तो बहुत अच्छा टाइम है मुझे तो लगता है। और 2018 में मामी में अनुराग कश्यप ने ये बात कही थी कि शॉर्ट फिल्म एक ऐसा मीडियम है जो जल्द ही ऐसा हो जाएगा कि फिल्म मेकर सिर्फ शॉर्ट फिल्म बना के अपना किचन चला पाएंगे, और वो दिन अगर आ गया तो शॉर्ट फिल्म्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो BIFF ने किस तरीके से ये शुरू किया है, और सबने मिलजुल करके, एक ये है ना कि कोई भी पैशनेट व्यक्ति पूरी दुनिया में कहीं भी है, कहीं भी है, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है। आपने एक्सटेंड करते गए। नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी इज मोर डिफिकल्ट, बिकॉज खूब सारी फिल्में हैं, द करेक्ट डिसीजन, द करेक्ट, और बंदरबाट मतलब ये नहीं कि सिफारिश नहीं, खूब सारे लोगों को दे दो, कंसोलेशन दे दो, ये कर दो, खुश कर दो, नहीं। मैं कह रहा हूं फिल्म फेयर तभी ऑस्कर है, फिल्म फेयर तभी फिल्म फेयर है, या जहां जब लिमिटेड सटीक जो बोला है उतने ही अवार्ड उतने ही लोगों को मिलेंगे, और सही लोगों को मिलेंगे। दैट वी विल द बेस्ट सक्सेसफुल फेस्टिवल, दैट मेरे हिसाब से वही सबसे सक्सेसफुल है। तो हमें अभी उस तरफ बढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि डेट तो लास्ट आने वाली है, लेकिन अब उसके डिसीजन के अंदर बहुत सतर्कता और थोड़ी मेहनत, टाइम निकालना, देखना, फिल्मों को अच्छे से उसको सेलेक्ट करना, फिर शॉर्टलिस्ट करना, फिर उसको फाइनल करना, ये बहुत जरूरी है। और सही लोगों को जाए ताकि उनकी मेहनत भी ठीक हो, और किसी को ऐसा भी ना लगे कि यार इसको कहाँ मिल गया, इससे तो मेरी अच्छी थी। जी 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 जी। तो थैंक यू सो मच सर। तो थैंक यू सो मच। मैं भी 7:30 बजे मुझे भी निकलना है, मैं यहाँ से निवृत्त होना पड़ेगा थोड़ा सा फोन पे। कल से मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक का स्टूडियो काम चालू है, तो मैं थोड़ा सा टैकल कर लूँ सारा कुछ सबसे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर थैंक यू प्रतीक, थैंक यू दयाल सर।
और थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बेस्ट ऑफ लक आपकी फिल्म के लिए। और एक बार दर्शकों को बता दीजिए कि हम फिल्म कहाँ पे देख सकते हैं, प्लीज आप लोग। प्रतीक, you are the best person. प्रतीक will be the right person to say. जी, सिनेमाप्रेन्योर नाम का प्लेटफॉर्म है, जैसे आपने यहाँ पे लिखा हुआ है cinemapreneur.com, उस वेबसाइट पे जाना है। उसकी वहाँ पे दास कैपिटल करके आपको एक फिल्म मिलेगी, और फिर जैसे आप उस पेज पे पहुंचेंगे तो आपको रजिस्टर करना होगा उसके लिए आपके ईमेल के द्वारा। और जैसे आपने वो कर लिया, देन उसका एक छोटा सा अमाउंट है, जैसे आप फिल्म की टिकट कटाते हैं किसी सिनेमा हॉल में उसे देखने की, तो उसी तरह का एक टिकट अमाउंट है छोटा सा। जैसे ही आप उसको पे करते हो तो फिल्म आपके ईमेल बॉक्स में आ जाएगी, और आप एक हफ्ते के पीरियड में, 7 दिन के पीरियड में उसे कभी भी देख सकते हैं। चलो, ग्रेट, थैंक यू सो Thank you मच। थैंक यू सो मच सब Thank लोग, you. थैंक्स दयाल जी। सब लोग Thank यहाँ Thank you, आए। Yashar ji. Thank Thank you. you so much, sir. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you Thank so you, sir. much. Thank you so much. Thank you. All the best. Yeah, थैंक यू। थैंक यू सर। thank you. ओके, सो शिफाली, इट वाज अ वेरी गुड सेशन। कैसा रहा सेशन? बहुत अच्छा जी। था। सो एंड में वी बहुत जस्ट अच्छा वांट टू था। से कि हाँ, दास कैपिटल देखना ना भूलें। दास कैपिटल को देखें cinemapreneur.com पे। और बॉलीवुड इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की एक्सटेंडेड डेडलाइन है 10th ऑफ दिसंबर। तो आप तो लोग अपनी अपनी फिल्म फिल्में ना भेजना ना भूलें। याद से 10 दिसंबर तक हमारी डेडलाइन खुली हुई है, तो आप अपनी फिल्में ज्यादा से ज्यादा बनाएं और भेजें। 3 कैटेगरीज हैं: शॉर्ट फिल्म, मोबाइल शॉर्ट फिल्म और लॉन्ग शॉर्ट फिल्म। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग गाइस, सब टाइटल्स देना ना भूलें। इफ यू आर मेकिंग अ फिल्म अदर देन हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी भी लैंग्वेज में बना रहे हैं तो प्लीज सब टाइटल्स जरूर दें, अदरवाइज फिल्म डिस्क्वालीफाई हो सकती है। तो स्टे सेफ, स्टे होम और खुश रहो। एंड BIFF की तरफ से आप सभी को गुड बाय।